कुछ दिन पहले फिटजी, जो हमारे देश का जाना माना आईआईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने अखबारों के फ्रंट पेज पर एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया। एड ने कहा कि दिल्ली एनसीआर से सारे जेईई मेंस के 2024 के टॉपर फिटजी के लॉन्ग टर्म क्लासरूम प्रोग्राम से थे। अब ऐसी चीजें बोलना बहुत ही नॉर्मल हो गया हमारे देश के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि उन्होंने एड में और क्या कुछ कहा। उन्होंने एक लड़की की फोटो छापी और कहा कि उसने परफेक्ट स्कोर मिस कर दिया क्योंकि उसने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट बदल दिया था। एड में कहा गया है कि उस लड़की का 80% कोर्स कंप्लीट हो गया था, पर उसके माँ बाप एक ईवल इंस्टीट्यूट के बहकावे में आ गए। अब हिम्मत तो देखो, पहली बात उन्होंने लड़की की फोटो और नाम छाप दिया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के खिलाफ है। अगर वो लॉ से नहीं डरते तो कम से कम भगवान से तो डरो। एथिक्स नाम की भी चीज होती है कोई। जब मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के जर्नलिस्ट ने फिटजी से पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो किसी स्टूडेंट पर दोष नहीं डाल रहे थे, बस वो ये कह रहे थे कि कैसे उस लड़की का परफेक्ट स्कोर नहीं आया क्योंकि उसने अपना इंस्टीट्यूट बदल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मार्केटिंग के लिए हम किसी भी स्टूडेंट की डिटेल यूज कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम इधर खत्म नहीं होती। उन्होंने एड में ये भी कहा कि बच्चे उनके क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 6 से ही। फिटजी कोई अकेला इंस्टीट्यूट नहीं जो ये कर रहा है। एलन के भी कई प्रोग्राम्स हैं क्लास 6 से 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है, जिन्होंने कहा कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल की कम की उम्र के बच्चे और क्लास 10 से पहले किसी को एनरोल नहीं कर सकता अपने इंस्टीट्यूट में। पर ये फिटजी के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। 2016 में फिटजी ने कहा था कि कोटा के सारे जेईई इंस्टीट्यूट्स बच्चों को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, पर फिटजी ने अपने एड में कहा कि वो अलग है। इस चीज के लिए उनके खिलाफ एक डेफेमेशन केस भी लगाया गया। अब फिटजी कोई अकेला इंस्टीट्यूट नहीं है ऐसा, बल्कि फिटजी एक एग्जाम्पल है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टॉक्सिक कल्चर के बारे में। और इस वीडियो में मैं इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हिपोक्रेसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे ये इंस्टीट्यूट्स बच्चे और उनकी फैमिलीज को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, पर जब झांक के देखोगे आपको एक टॉक्सिक कल्चर मिलेगा जो आप ऐसे एड से देख सकते हो। अब मिसलीडिंग मार्केटिंग कोई फिटजी अकेली नहीं करती। जैसे व्हाइट हैट जूनियर का एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाइट हैट जूनियर एक स्टार्टअप थी जो कोविड के दौरान बहुत हिट हुई थी, जिसने ये कहा था कि वो 6 साल के बच्चों को भी AI, ML और स्पेस टेक सिखा सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि व्हाइट हैट जूनियर 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था अपनी मार्केटिंग में। ऐसे एक एड हम सब ने देखा होगा, वुल्फ गुप्ता की कहानी। पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन एड्स में वुल्फ गुप्ता की एज कभी 9 साल होती और कभी 14, और सैलरी पैकेज कभी 20 करोड़ तो करीब 150 करोड़। अब वुल्फ गुप्ता की कहानी सच नहीं थी, बल्कि एक तरीका था जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में फोमो हो जाए कि अगर वो ऑनलाइन क्लासेस में भर्ती नहीं हुए तो वो पीछे रह जाएंगे। और इस चीज को व्हाइट हैट जूनियर ने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया। उनके बहुत जल्दी यूजर्स आ गए और इवेंचुअली बायजूस ने इस कंपनी को खरीदा 2200 करोड़ देकर। कई लोगों ने इन एड्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, इंक्लूडिंग एक्टिविस्ट प्रदीप पुनिया, जिन पर डेफेमेशन केस फाइल कर दिया गया और उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी हटा दिए गए। तो व्हाइट हैट जूनियर जैसी कंपनीज वही कर रही थी जो फिटजी जैसी कंपनीज कर चुकी हैं। जैसे आपने 12th फेल में वो सीन देखा ही होगा, जब यूपीएससी क्लियर करने के बाद कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मनोज के साथ फोटो खिंचाने आ जाते हैं। यही हमने देखा इस एड में, जहां एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि इस लड़के ने हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करी। बायजूस की सेल्स स्ट्रैटेजी तो बहुत फेमस हो ही चुकी है। द कैन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि कैसे एक बायजूस का सेल्स एग्जीक्यूटिव एक 6th क्लास की लड़की अनुष्का से पहले पूछता है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहती हो। थोड़ी देर के बाद अनुष्का जवाब देती है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अगले 1 घंटे के दौरान बायजूस का BDA कन्विंस कर देता है अनुष्का के पेरेंट्स को कि उनको 1,20,000 रुपए देने चाहिए 7 साल के एक प्रोडक्ट के लिए, वो भी फुल्ली पेड अप फ्रंट। ये होता कैसे? सेल्स एग्जीक्यूटिव, जिसको बायजूस में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या फिर BDA कहा जाता है, वो लड़की को एक टेस्ट देता है। लड़की को कई क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 4 मिनट में, वो 2 मिनट में ही कर लेती है, जिससे BDA बहुत खुश हो जाता है। फिर माँ कहती है, देखो मेरी बेटी कितनी स्मार्ट है, इसके बावजूद कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए, और पापा भी लेट आते हैं अपनी नौकरी से, इसी वजह से उनको लड़की को ट्यूशन क्लासेस के लिए भेजना पड़ता है। और अब BDA को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो कहता है कि बायजूस आपकी बेटी का बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा। हमारे वीडियोस बहुत ही एंगेजिंग होते हैं, इससे ना बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। आपको स्कूल और टीचर्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में तो कोई भी अटेंशन देता ही नहीं है। इधर आपकी लड़की के लिए सब कुछ कस्टमाइज्ड है। फिर अनुष्का के माँ बाप इस सेल्स पिच से इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर बायजूस का BDA अपनी लास्ट चाल खेलता है। वो अनुष्का को बोलता है कि इधर 15 बिस्किट हैं, हर डब्बे में
आप बस 2 बिस्किट डाल सकती हो तो आपको कितने डब्बे चाहिए होंगे? कमरे में सब चुप हो जाते हैं, सब अनुष्का की तरफ देख रहे हैं, पर यह सवाल अनुष्का के लिए बहुत टफ है और ये ही बीडीए की आखिरी चाल थी। एक बीडीए ने कहा कि हम जानबूझकर मुश्किल सवाल पूछते हैं, जैसे हमें पता है कि फ्रैक्शंस मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। फिर पता है बीडीए क्या कहता है? लड़की तो चालाक है, पर आप देख ही सकते हो कि उसको कितना टाइम लगा ये सवाल आंसर करने के लिए। इसको गाइडेंस की जरूरत है, तो बेस्ट चीज है कि आप अभी स्टार्ट कर लो, नहीं तो उसके मार्क्स कम होने लग जाएंगे और उसको ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स लेनी पड़ेगी। ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स कौन भला लेना चाहेगा? और अनुष्का तो डॉक्टर बनना चाहती है। यही सेल्स स्ट्रैटेजी थी बायजूस की, जिसके बाद 1,20,000 की डील सील हो जाती है। अब सेल्स की पिच में ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रिफंड में भी आती है। कई स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया है कि फिटजी उनकी फीस रिफंड ही नहीं करता। 26 दिसंबर 2010 को हर्षल ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और फिटजी में उनको एक सीट मिल गई। हाँ, अगर आप नहीं जानते तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। सीट के लिए उन्होंने 95,000 रुपीज दिए, पर जब उन्होंने क्लासेस ज्वाइन करी उन्होंने देखा कि टीचर्स में इतना मोटिवेशन नहीं है। उन्होंने देखा कि क्लासेस में कई बच्चों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में और वो बस गाने सुन रहे थे अपने मोबाइल फोन पर, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड हो जाते। पर इस बात पर टीचर्स भी ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे। हर्षल ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, जिसके बाद वो पेरेंट्स फिटजी के ऑफिशियल से मिलने आ गए। फिटजी ने कहा कि हम इस चीज को चेंज करने की कोशिश करेंगे, पर कोई बदलाव आया नहीं। जिसके बाद पेरेंट्स ने कहा कि हमें आप रिफंड दो, और इधर ही दिक्कतें स्टार्ट हुई। 20 मई 2013 को उनके पिताजी ने एक लेटर लिखा फिटजी मैनेजर को और कहा कि मुझे अपना रिफंड चाहिए। फिटजी ने यह बात मानी नहीं, जिसके बाद हर्षल के पेरेंट्स को 2 लीगल नोटिस भेजने पड़े फिटजी को। एक उन्होंने भेजा अगस्त 2013 को और दूसरा अप्रैल 2014 को। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हर्षल के पेरेंट्स मई 2015 को कंज्यूमर फोरम गए और कंज्यूमर फोरम ने रूल किया कि फिटजी को पैसा लौटाना होगा। उनको 59,000 रुपीज रिफंड करने होंगे, वो भी 6% इंटरेस्ट के साथ। इसके अलावा उनको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे बच्चे और उनके परिवार की फिजिकल और मेंटल हरासमेंट के लिए। ऐसी कंप्लेंट्स फिटजी में आम बात है। और फिटजी तो छोड़ो, बायजूस तो फिटजी का भी बाप निकला, जहाँ बायजूस के पास गुंडे तैयार थे। जैसे ये हैं गोरखपुर की अनीता सिंह। एक काउंसलिंग सेशन के दौरान बायजूस के एक एम्प्लॉय ने उनको कहा कि आप अपने बच्चे के लिए हमारा एक कोर्स ले लो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोर्स में 15 दिन की रिफंड पॉलिसी भी है। अनीता ने कोर्स ट्राई किया अपने बच्चे के लिए, पर वो इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए उन्होंने रिफंड मांगा। अनीता ने काउंसलर से बात करने की कई बार कोशिश करी, उन्होंने कॉल जरूर किए, पर कोई रिस्पॉन्स उनको मिला नहीं। उन्होंने EMI देना स्टार्ट किया था मार्च 2021 से, पर अगस्त 2021 के बाद उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने EMI देना बंद कर दिया। और उसके बाद उनको बायजूस से धमकियां मिलने लगी। उन्होंने कहा कि बायजूस की टीम ने उनको कांटेक्ट करके कहा कि घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारा लोकेशन बायजूस ट्रैक कर रहा है, घर से उठवा लेंगे। जब अनीता ने इसके बारे में पोस्ट किया उनको बहुत सपोर्ट मिला लिंक्डइन पर कई लोगों को ये सपोर्ट नहीं मिलता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को भी रिफंड नहीं मिलता, कई लोग हैं जिनको सक्सेसफुली और इजीली रिफंड मिल जाता है। पर ये एग्जाम्पल दिखाता है कि इन इंस्टीट्यूट्स में कितना टॉक्सिक सेल्स कल्चर है। और ये है क्यों? क्योंकि फिटजी जैसी कंपनीज पर बहुत ज्यादा दबाव है पैसे कमाने का। रिसेंटली फिटजी के फाउंडर दिनेश कुमार गोयल ने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि वो उनकी सैलरी रोक रहे। भला क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज इतनी मेहनत नहीं कर रहे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा फिटजी की बिजनेस स्ट्रैटेजी, जो अभी बहुत मुश्किल में है। फिटजी का फुल फॉर्म है फाउंडेशन IIT JEE। IIT JEE उनके नाम में है और यही एक प्रॉब्लम है। 1992 से जब से फिटजी स्टार्ट हुआ, उनका मकसद था कि स्टूडेंट्स को IIT JEE एग्जाम्स के लिए ट्रेन किया जाए और 30 सालों तक उन्होंने इस एग्जाम के इर्द गिर्द ही अपनी ब्रांड बनाई। कई टॉपर्स उन्हीं के इंस्टीट्यूट से आए, जिसकी वजह से ये ब्रांड सॉलिड हो गई और उन्होंने कहा कि हम इसी चीज में डटे रहेंगे, और इधर से उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। 1990s में इंडिया में एक IT बूम दिखा। Technology brings a revolutionary change. I have information at the tip of my finger. कई मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ऑफिसेस सेटअप करने लग गई, जिस चीज के लिए उनको इंजीनियर्स की एक आर्मी चाहिए थी। इन कंपनीज ने इंडिया को क्यों चूज किया? क्योंकि इंडिया में लोग थे जो इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकते थे, जिस वजह से वो अपने अमेरिकन ऑफिसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। इसके अलावा इंडिया में लेबर कॉस्ट भी कम थी, इसी वजह से ऑन एवरेज एक फॉरेन कंपनी अपनी लेबर कॉस्ट 80% तक घटा सकती थी जॉब्स को इंडिया में आउटसोर्स करके। अमेरिका से इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स के लिए खूब सारा पैसा आया इंडिया, और इंडियन इंजीनियर्स धीरे धीरे माला माल होते गए, जिसका मतलब था कि देश में सडनली सपना बन गया लोगों के लिए कि हमें इंजीनियर बनना है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। जिस चीज के लिए बेस्ट तरीका था IIT में घुसना। और इस सपने को साकार करने के लिए कई कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप हुए, इंक्लूडिंग फिटजी।
2014 में इंडिया के 17% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सीख रहे थे, पर अभी कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। जहां 2014 में 17% इंडियन स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सीख रहे थे, 2020 में ये नंबर बस 9% हो गया। जो चीज़ लोगों को बताई जा रही थी कि वो उनके लिए एक सुनहरी चिड़िया है, उनको फाइनली पता चला कि वो इतनी सुनहरी नहीं है। आईटी बूम के पागलपन की वजह से कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल तो गए, पर स्टूडेंट्स को पता चला कि इन कॉलेजेस के बाद उनको कोई जॉब नहीं मिलेगी। 2019 के NASSCOM सर्वे ने दिखाया कि 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से बस 2.5 लाख को ही एक नौकरी मिल पाती है। इसी वजह से अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी कम हो रहे हैं हमारे देश में। जहां 2017 में करीब 6,500 AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन थे हमारे देश में, ये नंबर 2023 में करीब 5,900 हो गया है। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स अब इंजीनियरिंग की बजाय मेडिकल डिग्री की तरफ जा रहे हैं। 2009 में करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने AIPMT और दूसरे स्टेट लेवल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दिए थे। ये नंबर जेई के लिए 4 लाख था। पिछले साल जहां 12 लाख लोगों ने जेई दिया, नीट के नंबर 20 लाख से ज्यादा हो गया। तो हर साल लोगों का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट कम हो रहा है, और यही चीज आप फिटजी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी देख सकते हो। 2010 में फिटजी की अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, जो आकाश इंस्टीट्यूट, दिल्ली के विद्या मंदिर क्लासेस और कोटा के बंसल और रेजोनेंस से ज्यादा थी, ऑल कंबाइंड। इसी दौरान फिटजी ने 100 करोड़ की फंडिंग उठाई मैट्रिक्स इंडिया एसेट पार्टनर से, और वो IPO करने का सोच रही थी। पर क्योंकि अब जेई में कम इंटरेस्ट हो गया लोगों का, उसका इम्पैक्ट फिटजी के फाइनेंशियल्स पर भी पड़ा है। और इन सालों के दौरान फिटजी का सिंगल माइंडेड फोकस बस जेईई पर था, जबकि दूसरी कंपनीज फोकस कर रही थी नीट पर। तो फिटजी बस जेईई के पीछे क्यों भागता रहा? फिटजी के एक एम्प्लॉय ने मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट को बताया कि फिटजी अपने ब्रांड नेम को डाइल्यूट नहीं करना चाहता था। उनका मानना था कि उन्होंने जेईई के इर्द गिर्द अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड बना लिए, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रीमियम चार्ज भी कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम है कि स्पेस में अब बहुत सारा कॉम्पिटिशन आ गया है। फिटजी के लिए दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी जब लोगों का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट कम होने लगा, पर उनकी दिक्कतें और बढ़ गई कोविड के दौरान, जब अनअकैडमी और फिजिक्स वाला जैसी कंपनीज की एंट्री हुई। कई स्टूडेंट्स और टीचर्स इन प्लेटफॉर्म की तरफ भाग गए। स्टूडेंट्स भागे क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा एक्सेसिबल थे, तब तो ऑनलाइन टीचिंग का माहौल था, और टीचर्स भागे क्योंकि ये कंपनीज उनको ज़्यादा पैसा दे सकती थी। जैसे ये है मोहित भार्गव, कोटा में वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिजिक्स टीचर, कोटा के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे थे। पर 2022 में एक चेंज आया, उन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन कर ली। क्या प्राइस था? एनुअल पैकेज 20 करोड़। हाँ, 20 करोड़। और मोहित भार्गव अकेले नहीं थे। नवीन महेश्वरी, जो एलन में एक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान करीब 40 टीचर्स उनको छोड़ के चले गए। बंसल क्लासेस के समीर बंसल ने कहा था कि कोटा अपने D2 के लिए फेमस है, धक्का और धोखा, और मोहित भार्गव ने मानो धोखा किया हो। पर इंडस्ट्री में ये एक आम बात है। अनअकैडमी जैसी कंपनीज की ग्रोथ की वजह से उनको अच्छी फंडिंग मिली, जिसके बाद वो कोटा में फिजिकल सेंटर्स भी खोलने लग गए। एलन के को-फाउंडर ब्रजेश महेश्वरी ने कहा कि वो उन टीचर्स के खिलाफ एक्शन लेंगे जो उनको छोड़कर जाते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं। पर ब्रजेश इसके बारे में कुछ कर नहीं पाए। अनअकैडमी और फिजिक्स वाला ने बस टीचर्स ही नहीं, फिटजी जैसे इंस्टीट्यूट का बिजनेस भी ले लिया, क्योंकि जहाँ फिटजी बस जेई प्रेप पर फोकस था, अनअकैडमी और फिजिक्स वाला हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे जेई हो, IAS कोचिंग हो या फिर नीट कोचिंग, जिसकी वजह से फिटजी के लिए उनके खिलाफ compete करना मुश्किल हो गया था। और एक और प्रॉब्लम थी, फिटजी मेनली फिजिकल क्लासरूम्स पर डिपेंड कर रहा था। इस वजह से उनको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी किसी भी स्पेस को लीज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए और क्लासरूम सेटअप करने के लिए। फिर और भी कॉस्ट थी, जैसे सैलरीज और यूटिलिटी बिल्स। और अगर फिटजी ने क्लासरूम बना भी लिया तो वो बस फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही उसमें डाल सकते हैं, जिस वजह से ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री एक मुश्किल ऑपरेशन होता है। पर अगर आप हाइब्रिड हो, जैसे फिजिक्स वाला और अनअकैडमी है, उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। और जब फिटजी पर फाइनेंशियल प्रेशर आया तो ये ज्वालामुखी की तरह फटा अपने एम्प्लॉयज़ पर। जनवरी 2024 में फिटजी ने अपनी एम्प्लॉयज़ की आधी सैलरी दी नहीं, और अगले महीने 7 फरवरी को अनाउंस किया कि वो उनकी सैलरी सस्पेंड कर रहे हैं। जर्नलिस्ट को फिटजी के एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ज़रूर देंगे, पर कब देंगे इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कंपनी में फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, पर क्या कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन दी? ये एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने 27 फरवरी को, जब फिटजी के फाउंडर दिनेश गोयल ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि COO मनीष आनंद और CFO राजीव बब्बर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे करीब 1 हफ्ते में। पर 1 हफ्ते के अंदर 3 मार्च को दिनेश गोयल ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि सैलरी आपका हक नहीं है, कोचिंग सेंटर्स ढंग से चल नहीं रहे क्योंकि आप एफिशिएंट नहीं हो,
तो आप सैलरी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब अगर मान भी लो कि फिटजी के एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं कर रहे, तो क्या लीगल है उनकी सैलरी रोकना? एडवोकेट टी सुंदर रामनाथन ने कहा कि ये लीगल नहीं है, क्योंकि इंडिया में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, जिसकी वजह से वेजेस एक एम्प्लॉय के लिए लीगल राइट है। अब इस एक्ट के जरिए कंपनी जरूर एक एम्प्लॉय का पैसा काट सकती है अगर वो काम पे नहीं आते या फिर वो कंपनी की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, पर मोस्ट लाइकली जो दिनेश गोयल कह रहे थे वो इलीगल है। ऋतुपर्णा चक्रवर्ती जो एक रिक्रूटमेंट कंपनी चलाती है, वो कहती है कि ऐसी चीजों से एम्प्लॉय डीमोटिवेट ही होता है, क्योंकि रिसर्च ने क्लियरली दिखाया कि काम पर पनिशमेंट इतनी इफेक्टिव नहीं होती, बल्कि रिवॉर्ड ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और ये कहानी तो हमने बायजूस में देख ही ली है। जैसे ये एक कॉल है बायजूस के सेल्स पर्सन और मैनेजर के बीच। सर रेवेन्यू नहीं हो रहा है तो रिजाइन कर दो। सर रिजाइन कहाँ से आ जाता है सर? बात रिजाइन यही से आ जाता है। नहीं हो रहा तो मत करो काम, 2 हफ्ते से जीरो में बैठे हुए हो यार। सर तो उस बात पे रिजाइन थोड़ी कर देंगे। हाँ तो फिर क्यों क्या मैं क्या करूँ यार? अपनी तरफ से तो सर पूरे तुम सर तो अपनी तरफ से पूरे ये टॉक्सिक कल्चर बहुत ही कॉमन था बायजूस में, और इस टॉक्सिसिटी की वजह से ही सेल्स पर्सन को जो टारगेट मिलते थे वो बहुत अनोखे तरीके यूज करते थे इस टारगेट को अचीव करने के लिए। जैसे हर सेल्स पर्सन को टारगेट दिया जाता था कि उनको दिन के एंड तक एक सेल तो करनी ही करनी है, और अगर वो नहीं कर सकते तो आपको अपने मैनेजर को 15,000 रुपए की डाउन पेमेंट देनी होगी अपनी पॉकेट से, जिसके बाद वो मैनेजर कंपनी को बताएगा कि उन्होंने आज 2.5 लाख की सेल कर ली। कभी कभी तो मैनेजर अपनी पूरी सेल्स टीम को बोलता कि सब 500 और 1000 रुपए इकट्ठा करो ताकि मैं कंपनी को दिखा सकूं कि मुझे 15,000 रुपए की डाउन पेमेंट मिल गई। एक बार कंपनी के रिकॉर्ड में सेल आ गई तो फिर वो इस सेल को कैंसिल कर देते थे और एम्प्लॉय को अपनी डाउन पेमेंट वापस मिल जाती थी। पर ऑब्वियसली ये सेल सारी फेक थी और 2020 के बाद बायजूस को ये सब रोकना पड़ा। इनफैक्ट ये एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से बायजूस का रेवेन्यू 2021 के बाद इतना गिर गया। तो जब एक कंपनी में ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है, एम्प्लॉयज कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं सेल्स करने के लिए, चाहे वो फेक सेल्स रजिस्टर करना हो, पेरेंट्स पर दबाव डालना हो, या फिर एक बेचारी लड़की की फोटो और नाम एक अखबार में पब्लिश करना हो। और अनफॉर्चुनेटली ऐसी कई स्ट्रैटेजीज काम भी करती हैं, क्योंकि हमारे देश में कई परिवारों के लिए आईटी अकेला रास्ता और सपना है जिससे उनके लड़के या फिर लड़की का भविष्य बहुत अच्छा होगा। आईटी कई लोगों के लिए एक ब्रांड है और एक अच्छा ठप्पा है, जिससे परिवारों के बच्चों को बस नौकरी नहीं मिलती है बल्कि एक मैरिज पार्टनर भी मिलता है और मैरिज के दहेज के लिए अच्छी नेगोशिएशन भी। और इन सारी चीजों से सबसे जरूरी है कि आईटी के ठप्पे से फैमिली का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। वो अपना कॉलर उठा सकते हैं और कॉलोनी में चल सकते हैं कि मेरा बेटा या फिर बेटी का एडमिशन आईटी में हुआ है। इसी वजह से आपको ऐसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स मिलेंगी जो बस आईटी या फिर आईएम पास आउट से ही शादी कराना चाहती हैं, और इसी वजह से एक आईटी फाउंडर के लिए इन्वेस्टमेंट मिलना भी आसान है। जैसे अमित कुमार जिन्होंने nobroker.in स्टार्ट करी थी, उन्होंने कहा कि यूजुअली जब उनको कोई एम्प्लॉय चाहिए होता है अपनी कंपनी के लिए, वो अपने कॉलेज आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट से पूछते हैं। ऐसी चीजों की वजह से आईआईटीज में घुसने के लिए पेरेंट्स कुछ भी करने के लिए तैयार है, और यही पेरेंट्स अपने बच्चों को 12-13 साल की उम्र में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी भेजते हैं। और कोरा में ये लोग पूछते हैं कि मेरे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा। इस प्रॉब्लम का हमारे समाज को सोल्यूशन तभी मिलेगा जब हम ये रियलाइज करेंगे कि सक्सेस पाने के लिए बस कोई एक रास्ता नहीं होता। अभी किसी इंडियन परिवार के बच्चे के लिए मानो बस एक ही रास्ता है अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करने का, JEE। इसलिए अनअकैडमी के गौरव मुंजाल कहते हैं कि वो एग्जाम प्रेप के बिजनेस में नहीं है, बल्कि वो एक टूर्नामेंट के बिजनेस में। Internally also we don't think we are in the education business, we think we are in this tournament business. इस चीज को चेंज करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम इंडिया में और हाई क्वालिटी कॉलेजेस खोलें। इंडिया में कॉलेजेस की कमी नहीं है। इनफैक्ट 2021 के डेटा के हिसाब से इंडिया में करीब 45,000 कॉलेजेस हैं, 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में। प्रॉब्लम है उनकी क्वालिटी में। और दूसरी चीज है कि जब तक नौकरियां बस डिग्री के बेसिस पर मिलेंगी तो डिग्री का पागलपन भी उतना ही रहेगा। कंपनीज को देखना चाहिए कि क्या वो प्रूफ ऑफ वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं या फिर नहीं। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब कि लड़का या फिर लड़की ने कैसे प्रोजेक्ट्स करे हैं और कैसे प्रोजेक्ट्स वो कर सकते हैं। ये प्रूफ ऑफ वर्क अभी कुछ ही फील्ड्स में काम करता है, जैसे फ्रीलांस डेवलपमेंट हो गया या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे फील्ड्स हो गए। पर मोस्ट जॉब्स में लोग आपकी डिग्री देखकर ही आपको जॉब देते हैं, और जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक इंडिया का एग्जाम टूर्नामेंट चलता रहेगा, और तब तक इंडियन पेरेंट्स डेस्परेट रहेंगे अपने बच्चों को आईटी में भेजने के लिए, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे भद्दे एडवर्टाइजमेंट्स यूज करते रहेंगे।